हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर, और कम्युनिटी के अंदर है ये हमारी नेक्स्ट डिजीज। तो नेक्स्ट डिजीज है ये हमारी वायरल हेपेटाइटिस। तो वही, वैसे तो आपने पढ़ाई होगा कि हेपेटाइटिस की भी बहुत सारी वेव आई थी हमारी। तो हेपेटाइटिस क्या है, कौन कौन सा हेपेटाइटिस आया था, कौन कौन सा हेपेटाइटिस के क्या क्या कारण रहे हैं फैलने के। ठीक है, तो वो हम चीजें सारी की सारी हम इसके अंदर देखेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जो टर्म था वायरल हेपेटाइटिस, ये इंक्लूड किया गया था मेजर टाइप ऑफ जो मेजर टाइप की जो हमारी हेपेटाइटिस की। तो ये हमारी नेमली हेपेटाइटिस जो थी बी, बोथ आर वायरल डिजीज अफेक्टिंग द लिवर। तो ये सारी की सारी जो थी ए और बी जो थी ये हमारे लिवर को अफेक्ट करती थी। बोथ आर वायरली प्रिवेलेंट इन्फेक्शन, और इन्होंने ये जो दोनों थी इन्होंने हमारे विश्व भर में जो है इन्फेक्शन वगैरह जो है इनका बहुत ज्यादा रहा है, बहुत ज्यादा फैली है ये। ठीक है, तो ए और बी का जिक्र यहाँ पर आया है 20 ईयर अगो, यानी कि 20 साल पहले। हेपेटाइटिस ए वायरस यानी कि एच ए वी जिनको बोला जाता है, और हेपेटाइटिस बी वायरस यानी कि एच बी वी। तो ये जो थी ये सारे के सारे एटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ वायरस हेपेटाइटिस। तो वही यही सारी की यही जानी जाती थी, एजेंट के रूप में इनको मानते थे कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी। लेकिन टुडे आज के दिन में जो सारी एडिशंस कर दी गई है एच ए वी एंड एच बी वी, हेपेटाइटिस वायरस सी डी ई। तो वही इन्होंने क्या इनका कहने का मतलब है कि 20 साल पहले सिर्फ हेपेटाइटिस ए और बी ही होती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो हेपेटाइटिस सी डी ई के नाम से या जी के नाम से भी हमारी जो है आइडेंटिफाई की है, पहचानी गई है, और रिकॉग्नाइज्ड बाय द एटियोलॉजिकल एजेंट ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। तो इसमें ये भी पहचानी दी गई है, और एटियोलॉजी के द्वारा, एटियोलॉजिकल एजेंट के द्वारा, मतलब कि ये वायरल हेपेटाइटिस मानी गई है। इसलिए मतलब कि इनका जो फैलाव है उसके द्वारा ये हमारी पहचानी गई है और आइडेंटिफाई की गई है कि हाँ ये वेव भी हमारी होती है, और इस तरीके के पेशेंट के अंदर इस तरीके की चीजें होती हैं। तो हम देखते हैं अब हेपेटाइटिस हमारी कौन कौन सी होती है, नेक्स्ट देखते हैं। तो वही अब हम इसमें अब इसमें देखेंगे, हम हेपेटाइटिस बी के बारे में जानेंगे। हेपेटाइटिस ए की डेफिनेशन दी गई। हेपेटाइटिस ए जो है वो नॉर्मली इन्फेक्शन है हमारा, और कारण क्या रहता है, इसका कारण होता है इंट्रोवायरस। तो इंट्रोवायरस जो है उसके द्वारा ही फैलता है, और इसकी विशेषताएं क्या रहती है, इसमें हमारा आ जाएगा सारी की सारी ऐसी अवस्था आ जाएगी, बुखार, वोमिटिंग होना, नजवा, वोमिटिंग और जो डिस्पीरिया वगैरह। तो ये जो पेशेंट है रिकवर हो जाता है इसमें कम्प्लीटली, जो भी इन्होंने बताया है 3 से 6 वीक में। कोई भी जो केस होता है वो कम्प्लीटली 3 से 6 जो वीक होते हैं, हफ्ते जो होते हैं उनमें ठीक हो जाता है। और पेशेंट जो है उसकी जो कंडीशन होती है वो ज्यादा भी हो सकती है, कोमा में भी जा सकता है, डेथ भी हो सकती है अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो डिसीज, ये जो डिजीज है ये हमारी एंडेमिक थ्रू आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये संसार भर में महामारी के रूप में जानी जाती थी। अब एपिडेमियोलॉजिकल जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, एजेंट क्या है इसमें, हेपेटाइटिस हमारा वायरस ए जो है उसके द्वारा, ये हमारा इंट्रोवायरस जो होता है उसके द्वारा ही फैलता है। सोर्सेज इन्फेक्शन इसमें इंसान ही होता है, मेन सोर्सेज इन्फेक्शन होता है इसमें। मेन इन्फेक्शन जो है सब क्लिनिक और जो होता है, यानी कि बाहर जो सब क्लिनिक जितना भी हमारा इन्फेक्शन होता है माइल्ड होता है, थोड़ा बहुत ही उसकी वजह से फैलता है, ज्यादा नहीं फैलता है सब क्लिनिक से। तो इसमें जो सोर्सेज है वो इन्फेक्शन से ही है, और कैरियर जो होता है यानी कि वाहक जो होता है वो इतना ज्यादा नहीं फैलाता है, यानी कि सब क्लिनिक के द्वारा माइल्ड ही इससे फैलता है। एक इंसान ही दूसरे इंसान को ये जो इन्फेक्शन है ये पहुंचा सकता है। ठीक है, तो ओनली सोर्सेज कौन है, मैन इंसान ही है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो इसमें वही इनइफेक्टिव मटेरियल हमारा कौन कौन सा रहता है, तो मेनली इसमें मैन फिकल्स, ब्लड। ठीक है, तो मैन फिकल से और जो ब्लड होता है इन्फेक्टेड फॉर द शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग ऑफ द स्टेज ऑफ द वेरियमा। तो इसमें इंसान का जो मल होता है और ब्लड जो होता है इनइफेक्टिव फॉर ए शॉर्ट पीरियड। तो ब्लड जो है वो थोड़ा बहुत ही होता है, ब्लड की वजह से थोड़ा बहुत इन्फेक्शन होता है, ज्यादातर इसमें जो मल होता है उसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो है फैलता है। एज क्या रहती है इसमें, मोस्ट कॉमन एज जो होती है वो चिल्ड्रन से एडल्ट तक हमारी हो सकती है, और 5 ईयर तक का जो होता है बच्चा उसमें हो सकती है। 90% ऑफ चिल्ड्रन हैव सीरोलॉजिकल एविडेंस। तो 90% जो बच्चे होते हैं वो इसी एज के अंदर पाए जाते हैं और इस इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, मतलब ऐसा पाया गया है, एविडेंस मिले हैं इसमें। इम्यूनिटी क्या होती है, मोस्ट पीपल एंडेमिक एरिया एक्वायर इन्फेक्शन से थ्रू द क्लिनिक इन्फेक्शन। तो इसमें जो मोस्टली जो लोग होते हैं जिन जो एंडेमिक जो एरिया होता है, महामारी का जो एरिया होता है उसमें इन्फेक्शन जो एक्वायर होता है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, तो उसके द्वारा भी। और जो ये अटैक होता है हेपेटाइटिस बी का, तो जनरली ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन हमारे जो सेकंड अटैक होता है उसमें, यानी कि फर्स्ट अटैक जो होता है उससे जो इम्यूनिटी मिलती है उससे सेकंड अटैक के प्रति अगेंस्ट काम करता है फिर वो। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आ जाता है जो जो हमारा फीकल से या ओरल रूट, जो फेसियल से या ओरल रूट होता है वो। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो रूट होता है हमारा स्प्रेड होने का, वाई कंट्रामेटेड वाटर एंड फूड। तो इसमें जो दूषित पानी और दूषित भोजन होता है वो बहुत ज्यादा इसको मात्रा में फैलाता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हमारे पर्सन टू पर्सन जो हमारा कॉन्टेक्ट होता है उसकी वजह से भी स्प्रेड होता है हमारा इन्फेक्शन। वाई कंट्रामेटेड हैंड यानी कि दूषित हाथ है, दूषित खाना और पानी है। ठीक है, दूषित जो पर्सन टू पर्सन जो दूसरी चीजें वो फैलती है। ऑब्जेक्ट जो हमारी कंडीशन ऑफ पुअर सेंसेशन अगर है, यानी कि न रहने का अच्छा प्रबंधन, साफ सुथरी जगह पर रहते हैं, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग यानी कि बहुत ज्यादा शोर शराबे की जगह पर रहते हैं, तो ये भी हमारे रीजन बनते हैं इसके। और ब्लड में आ जाता है हेपेटाइटिस ए इज रेयरली ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड, और ब्लड
जो प्रोडक्ट होते हैं। तो इसमें हेपेटाइटिस जो हमारा ये वाला होता है, ए जो होता है, ये कभी भी मतलब ब्लड की वजह से बहुत ही कम स्प्रेड होता है, ब्लड की वजह से बहुत, और ब्लड के जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी वजह से ये स्प्रेड या ट्रांसमिटेड ज्यादा नहीं होता है। क्रिसमस पीरियड के अंदर इसमें आ जाता है हमारा 10 से 15 दिन और 25 से 30 दिन का इसका टाइम रह सकता है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है हेपेटाइटिस बी। तो जब देखते हैं हमारा बी किस तरीके से फैला करता है पहले, तो इसमें डेफिनेशन दी गई है कि हेपेटाइटिस बी जो है वो हमारा एक तरीके का क्या है, सीरम हेपेटाइटिस बोला जाता है। acute systemic infection with the major pathology in the liver. It is the characterized by the tendency of the long incubation period and the chronic liver disease include cancer of the liver. The disease is endemic throughout the world. तो हेपेटाइटिस बी भी हमारा कैसा रहता था, ये सीरम हेपेटाइटिस था, ये हमारा लीवर की ही प्रॉब्लम थी और सिस्टमेटिक जो इन्फेक्शन था वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारा जो लीवर का नुकसान इसके अंदर जो बहुत ज्यादा होता था। और विशेषता इसकी क्या थी, टेंडेंसी होती थी, बहुत ही लंबे समय का पीरियड इस बीमारी का चलता था, बहुत लंबे समय तक हमारी जो लीवर डिजीज थी, लीवर की जो बीमारियां थी वो इसके अंदर इंक्लूड होती थी। जैसे कि लीवर के अंदर कैंसर हो जाना तो बहुत ही क्रॉनिक होगी, बहुत ही लंबी होगी और बहुत ही कठोर और जटिल बीमारी हमारे लीवर की होती थी। और इसके अंदर जो ये जो डिजीज है ये एक महामारी के रूप में पूरे जो विश्व भर है उसके अंदर ये जानी जाती थी, हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो इसमें भी हमारा देख सकते हैं कि इसमें जो सारी चीजें इसमें भी वही है। तो इसमें एजेंट कौन रहता है, बी वायरस में एजेंट है। सोर्सेज क्या है इन्फेक्शन का, तो इसमें जो कैरियर होता है वो हमारे पैरासाइटिक स्टेटस जो होता है, ठीक है, मेनली ईयर्स। तो इसके अंदर जो हमारा मटेरियल है वो ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट की जो चीजें होती है वो रहती हैं। तो बॉडी सेक्रेशन से यानी कि सलाइवा वगैरह है या पुरुष का जो सीमेन होता है जिसे मीडिया बोलते हैं, तो ये इन्फेक्टिव जो चीजें होती हैं इनके द्वारा ही फैलता है। एज क्या रहती है इसमें इन्फेक्शन की, तो एज जो हमारी एज पे ये डिपेंड करता है। और हेपेटाइटिस बी जो होता है अप्रोक्सीमेटली 1% जो है पेरेंटल से हो सकता है, माता पिता के द्वारा होने वाली जो चीजें होती हैं। और 10% जो है अर्ली चाइल्डहुड बचपन में भी हो सकता है, 1 से 5 साल की एज में। और 30% जो है वो 5 साल की जो एज होती है उससे ज्यादा भी इन्फेक्शन ही हो सकता है। ये तीनों चीज इसके, ये तीनों एज में ये होने के चांसेस रहते हैं। हाई रिस्क ग्रुप में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, जो कि डेंटिस्ट होते हैं, दांतों का इलाज करने वाले, नर्स जो काम करती है, ब्लड बैंक में काम करने वाले, हॉस्पिटल में काम करने वाले, लेबोरेटरी में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं वो, और जो बहुत ज्यादा ड्रग्स वगैरह लेते हैं, ड्रग्स यानी कि जो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन वेश्यावृत्ति जो करती है, तो ये लोगों में होने के बहुत ज्यादा चांसेस इनके रहते हैं। हाई रिस्क वाले ग्रुप ही हमारे होते हैं। तो इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर हमारा आ जाता है, तो पेरेंटल से जो हमारा रूट होता है उसके द्वारा ये फैलता है। एक्सपोजर ब्लड टू केस ऑफ कैरियर फॉर एग्जांपल थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो ब्लड चढ़ाया जाता है ना, एक दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है, ब्लड चढ़ता है जो, उसकी वजह से इसके रीजन जो है वो देखे गए हैं। और इसमें ऑटोक्लेव जो हमारी सिरिंज होती है, नीडल्स होती हैं, ठीक है, या हमारी ईयर प्रेसिंग्स होती हैं, यानी कि कान की जो हमारी कान की जो मतलब कान छिदवाने वाला जो प्रोसेस होता है, या ट्यूब टैटू वगैरह बनवाते हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होते हैं, तो उनकी वजह से भी हमारा फैल सकता है। तो कान छिदवाने की वजह से भी ये देख लेना चाहिए कि भाई हमारा हेपेटाइटिस बी होने का खतरा जो है वो रहता है। ठीक है, और वर्टिकल ट्रांसमिशन में इसमें इंफेक्टेड मदर से बच्चे के अंदर चला जाता है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उससे अपने बच्चे के अंदर ये चीजें चली जाती है, तो ये हमारा वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। तो नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है पीरियड्स ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी। तो इसमें कम्युनिकेबिलिटी में ये जो वायरस होता है प्रेजेंट होता है ब्लड ड्यूरिंग ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड, मंथ बिफोर ऑफ द जॉन्डिस एंड एक्यूट फेज ऑफ डिजीज एंड द कम्युनिकेबिलिटी यूजुअली सेवरल मंथ। तो सेवरल मंथ के अंदर यूनिट ऑफ द डिसअपियर ऑफ अपीयरेंस ऑफ द सरफेस ऑफ एंटीबॉडीज। तो इसमें पीरियड कम्युनिकेबिलिटी का ये आ जाता है कि भाई इसमें जो फैलने का जो वायरस जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर, तो ड्यूरिंग इंक्यूबेशन पीरियड से या फिर हमारा 1 मंथ से पहले, यानी कि जॉइंटिस यानी कि पीलिया वगैरह की जो शिकायत होने से पहले। और इसमें जो शुरू का जो इसके अंदर जो फेज होता है इस बीमारी का, तो ये हमारे 1 महीने पहले जो है वो चीज इसमें दिखाई देती है। और जो कम्युनिकेबिलिटी जो हमारी होती है वो हमारे 1 मंथ के बाद हमारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, और इसमें 50 से 180 दिन का हमारा टाइम पीरियड रहता है। तो इसमें लगभग आप ये सारी चीजें होती है। मेन तो इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन करना आपने, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाई रिस्क, एज, इन्फेक्टेड, और हमारे जो सोर्सेज होते हैं और एजेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो ये हमारी चीजें इसके अंदर बिल्कुल करते चलेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भैया हमारा आ जाता है हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती है। हेपेटाइटिस सी जो है HCV वाज आइडेंटिफाइड, वही ये हमारी पहचानी गई थी 1989 में। 1989 में पहचाना गया था कि HCV वायरस हेपेटाइटिस वायरस भी होता है। और इसको रिकॉग्नाइज जो हमारी कॉमन कॉज ऑफ द पेरेंटली ट्रांसमिटेड हेपेटाइटिस एंड द मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स वर्ल्ड वाइड। तो वही इसको जो पहचाना गया पेरेंटली, और ये जैसे फैली हेपेटाइटिस हमारी, तो इसको मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स माना जाता है, यानी कि विश्व भर में इसको भाई बहुत ही खतरनाक रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है ये, इस तरीके का इसके जो है रिकॉग्नाइज किया गया था, पहचान की गई थी। तो इसमें जो एनुअल हमारा इंसिडेंस ऑफ HCV इन्फेक्शन लार्जली
unknown primarily because over 50% of infections are the asymptomatic। तो इन्होंने बताया कि ये जो इन्फेक्शन होता है ये बहुत ही जो है बहुत ही ज्यादा फैलने वाला था, लेकिन क्योंकि मतलब कि इलाज बहुत ज्यादा इसलिए फैल जाता था क्योंकि प्राइमरी जो 50% जो चीजें होती थी ना इस इन्फेक्शन के अंदर जो सिम्टम होते थे उनका पता ही नहीं चलता था। तो कुछ लोग तो बीमारी लेके घूम रहे हैं लेकिन कोई लक्षण उनके अंदर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए भी ये फैलता था। तो इन्होंने बताया इन एडिक्शन में भी द सिम्टोमेटिक अक्यूट एचसीवी केस एज इन नॉट लेबोरेटरी कंफर्म। और कुछ केस ऐसे होते थे जिनको लेबोरेटरी में टेस्ट कराया और टेस्ट के अंदर वो केस आया ही नहीं कि हेपेटाइटिस कोई प्रॉब्लम है। तो टेस्टिंग में जो पेशेंट होते थे एचवी मार्क ऑफ नॉट कॉमनली डन, तो उनका जो मार्क होता था वो डन नहीं होता था कि भाई इसको इस पेशेंट को जो है इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो फिर दिक्कत आती थी उसमें। तो इसमें 2% जो है वॉलंटरी ब्लड डोनर, और इसमें जो है 2% लोगों को तो पता जो अपना जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनमें से 2% लोगों को पता ही नहीं चलता था कि तुम्हें हेपेटाइटिस सी की कोई प्रॉब्लम है, उसने अपना ब्लड दे दिया तो सामने वाला जो पर्सन होता है उसको भी चांसेस हो जाते हैं फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने के। तो इसमें जो ब्लड सैंपल्स जो होते थे पेशेंट के और हाइड्रोसेलुलर जो कार्सिनोमा हैज शो एज 42% ऑफ द पेशेंट। तो इसमें जो ब्लड सैंपल जो लिया जाता था उसके अंदर हाइड्रोसेलुलर कार्सिनोमा जैसी जो समस्या होती है यानी कि हेपेटाइटिस सी यानी कि सेल के अंदर होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है या कार्सिनोमा यानी कि कैंसर जैसे जो सेल्स होते हैं वो 42% पेशेंट को नुकसान पहुंचाते थे और इस तरीके से स्प्रेड हो जाता था हेपेटाइटिस सी। ठीक है, तो इसमें जो है ज्यादातर जो वर्ल्ड वाइड जो हमारी चीजें होती हैं ये इसके जो फैलने का इन्फेक्शन के फैलने का जो कारण होता है वो हमारा यही होता है कि इसमें ज्यादातर लोगों का पता नहीं चलता है और ज्यादातर इसमें ब्लड ट्रांसमिशन जो किया जाता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही नेक्स्ट हमारा आ जाता है डेल्टा हेपेटाइटिस। तो ये बहुत अलग अलग वेव्स हैं हमारी, तो अलग अलग वेव्स को आपने ध्यान देना है कि अलग अलग वेव्स के रीजन क्या रहे हैं, सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं रीजन इसके। तो डेल्टा हेपेटाइटिस में क्या था, एवरेजेंस ऑफ द availability of the technology of laboratory detections of the delta virus VD and considered to the widespread threat। तो ये क्या था, ये हमारी जो अवेलेबिलिटी थी हमारी टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी या लेबोरेटरी की जो चीजें थी इसमें डेल्टा वायरस को हमारा कंसिडर किया गया, पहचाना गया और इसमें जो वाइड स्प्रेड जो थ्रेट था उसका पता लगाया गया। इस प्रिविलेंस ऑफ द साउथ तो पता लगाया गया कि साउथ ईस्ट के अंदर ये हमारा सबसे ज्यादा फैलता है और इसमें बीन फाउंड ऑफ द हायर केस ऑफ द फ्लूमेंट ऑफ कॉर्निक लीवर डिजीज। तो वही इसके अंदर ये पाया गया कि भाई इसमें जो लीवर की जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक लीवर डिजीज अगर किसी को चल रखी है तो उसके अंदर ये पाया जाता था। और डेल्टा जो हमारा हेपेटाइटिस इन्फेक्शन जो होता था वो हमेशा एसोसिएशन विद द हेपेटाइटिस बी। तो इसके सारी की सारी चीजें हेपेटाइटिस जो बी होता था उससे मिलती जुलती सी होती थी और मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी इसके वही है। प्रिवेंशन और कंट्रोल जो हमारी आइडेंटिकल जो की जाती है वो भी हमारी हेपेटाइटिस बी की तरह ही होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा हेपेटाइटिस बी का किया जाता है उसकी वजह से जो डेल्टा होता है उसको भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो डेल्टा इन्फेक्शन के अगेंस्ट भी काम करता है। आया ये बाद में था, इसका नाम डेल्टा हेपेटाइटिस रखा गया लेकिन हेपेटाइटिस बी जैसी ही इसके अंदर सारे के सारे सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते थे। ठीक है, तो जो वायरस वो आया था उसका नाम डेल्टा वायरस रखा गया था। ठीक है, तो ये हमारी अवेलेबिलिटी किसकी, टेक्नोलॉजी और लेबोरेटरी की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर। तो वही अब हम बात करेंगे हमारे हेपेटाइटिस ई की। तो ये भी हमारी वेव थी, देखते हैं ये क्यों आई थी और इसने क्या किया था। तो वैसे तो मिलते जुलते हो जाते हैं, कई पे ध्यान देना आपने थोड़ा सा अलग भी मिलेंगे। जैसे कि ये इन्फेक्शन है इसका जो कारण था ना हेपेटाइटिस ई वायरस का, तो इसमें ये जो डिस्कवर किया गया था ये 1980 में पता चला था इसका। ठीक है, तो ये क्या थी, ये वाटर बॉर्न डिजीज थी, पानी से होने वाली बीमारी थी। ठीक है, वाटर और फूड सप्लाई की जो होती है ना दूषित तरीके से उसकी वजह से ये हमारी फैलती थी। और फेसेस इन दिस वायरस ऑफ द एक्सट्रामेटेड यानी कि जो हमारा पानी और भोजन मल वगैरह की थी जो दूषित हो जाता था उसकी वजह से ये फैलती थी। और इसमें जो मेजर आउटब्रेक रिपोर्टेड ऑल द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट हैव ए हॉट क्लाइमेट। और ज्यादा कहाँ देखा जाता था, जहाँ पर जलवायु बहुत गर्म होती है, जहाँ का मौसम बहुत गर्म हो जाता है वहां पर ये ज्यादा जो है खतरा, ज्यादा तोड़ फोड़ या ज्यादा नुकसान इस हेपेटाइटिस ई वेव ने वहां पर किया है जहाँ पर जलवायु बहुत ज्यादा गर्म होती थी। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, मल पास आउट करते उसकी वजह से हमारे पानी का दूषित होना, भोजन का दूषित होना, उसकी वजह से बहुत ज्यादा फैली थी। एक्टिवेशन पीरियड इसमें 2 से 9 हफ्ते का हमारा रहता था और सेल्फ लिमिटिंग अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस लास्टिंग द पीरियड ऑफ द सेवरल वीक विद द फॉलोवर्ड बाय द रिकवरी। और ये कुछ ये सेल्फ लिमिटेड इसलिए होता था कि कुछ टाइम के बाद ये कुछ हफ्तों के बाद इसमें अपने आप ही रिकवरी हो जाती थी, मतलब कि पेशेंट जो ठीक होना स्टार्ट हो जाता था। नो केस ऑफ कॉर्निक डिजीज हैज बीन रिपोर्टेड, कोई ऐसा केस नहीं था जो कि बहुत लंबे समय तक चला हो, यानी कि लोग ठीक हो जाते थे। डायग्नोसिस मेड द लेवल ऑफ द एंटी एचआईवी और एंटी बायोटिक ऑफ सीरम। तो लोगों को का जो मतलब लेवल था वो डायग्नोसिस जो लेवल था वो हमारे एंटी एचआईवी यानी कि जो हमारे हेपेटाइटिस के जो भी जिस तरीके के एंटीबॉडीज और सीरम वो दिए जाते थे। और जनरल प्रिकॉशंस जो थे वो हमारे किस कौन से थे, इसके अगेंस्ट जो जनरल प्रिकॉशंस थे वो हमारा जो हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होते थे ना, आउटलाइन
ऑफ द हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस के लिए जो इस्तेमाल होता था वही हेपेटाइटिस सी में भी काम आता था, वही प्रोटेक्शन इसके अंदर चल जाती थी। ठीक है, जैसे कि उसमें बी वाली चल जाती थी, इसलिए हेपेटाइटिस ई के अंदर हमारी चल जाती है ए वाली। ठीक है, अब आ जाता है हमारा हेपेटाइटिस जी। तो हेपेटाइटिस जी एच जी वी जो होता है ये डिस्कवर किया गया था 1996 में, और ये जो 1996 में आया था तो हेपेटाइटिस जो प्रेविलेंस इज दिस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस स्टिल अननोन। तो भाई ये अननोन थी, मतलब इतना ज्यादा जानकारी लोगों को या किसी को भी नहीं थी इसकी। ए फ्यू पब्लिकेशंस प्रोवाइड फॉर्मेशन द एसोसिएट विद द इन्फेक्शन विद द ब्लड फ्यूजन इन इंडिया। तो ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं क्योंकि बहुत ही कम लोगों के अंदर ये पाई गई थी। तो इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो भी हमारे डाटा के अंदर इतनी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है जो ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन करा जाता है, ब्लड जो है एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, या फिर ऐसे ही ब्लड जो डोनेट कर जाते हैं उससे जो ब्लड मतलब जो चढ़ाया जाता है, ट्रांसफ्यूजन जब किया जाता है ब्लड का, तो उसकी वजह से इंडिया में पाई जाती है। लेकिन इतनी ज्यादा मेजर ये नहीं थी और इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती थी। 1996 में ये रिकॉग्नाइज की गई थी, पहचान की गई थी इसकी। तो भाई ये जो हमारे टॉपिक थे ये थे हमारे हेपेटाइटिस को लेकर के। तो ये वेव हमारी आई थी, इसी वजह से ये हमारे फैले थे। तो ये सारा हमारा क्लियर हो चुका है इसके अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए